तो नहीं पता। Yes. ठीक है, तो फिर ये क्या है, द पोएम वाज रिटन बाय माय ब्रदर। ठीक है। द क्लास वाज टेकन बाय सर अब्दुल कदीर। ठीक है, मतलब किसी के मतलब जो उसका वो है, कोई काम करने वाला है। ठीक है। जैसे द एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय कमीशन। ठीक है, तो ये है इस तरह। तो बाय किसी इंसान का, काम करने वाले इंसान को भी शो कर सकता है। सही है। उसके बाद विद है, क्योंकि बाय और विद एक साथ अक्सर थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो बाय और विद। इन द कंपनी ऑफ, मतलब अकेला नहीं हुआ, कोई साथ में है। ठीक है। ग्लिंट वेंट टू चेन्नई विद हिज फ्रेंड्स, मतलब अकेला नहीं गया, किसी के साथ गया। इन एडिशन टू, मतलब उसने एक काम किया है, साथ में दूसरा कुछ काम भी किया है। वुड यू लाइक टू हैव टी विद ब्रेकफास्ट, मतलब आपने ऑलरेडी नाश्ता किया है, तो आप उसके साथ चाय भी लेना चाहते हैं। ठीक है। आई विल बी गोइंग टू कोयटा विद माई फ्रेंड, तो मैं, मेरा कंपनी कौन होगा, मेरा दोस्त होंगे। ठीक है। आई विल बी, क्या कहते हैं उसको, आई विल बी, आई विल बी किंग सैलेड विद द लंच। ठीक है, तो लंच के साथ सैलेड भी लूंगा। बाय मीन्स ऑफ, ठीक है, कि किस चीज के साथ, उसका मतलब, उसका उसने चीज क्या इस्तेमाल की है। आई कट माई बर्थडे केक विद अ फ्रूट नाइफ, तो उसने अपने, या मैं कह सकता हूँ आई कट द वायर विद अ प्लायर। First. ठीक है, प्लास के साथ मैंने वायर को कट किया। ये जो प्रीपोजिशंस है, ये थोड़े ट्रिकी पार्ट्स हैं, ये याद रखना। ठीक है। या तो जिसका हम्म, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो, या फिर ये है कि जो बहुत ज्यादा इन पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करे, रीडिंग वगैरह करे इनके लिए, और रूल्स वगैरह को अच्छे से जहन में रखे, और एक दो एग्जांपल्स उन पे करे। तो ये एक तो कुछ तो मैं, एक तो लिंक भी मैंने एक दो भेजे हैं। इसमें भी ज्यादातर हिस्से पड़े हुए हैं जो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा आप। तो मैंने थोड़ा इसलिए इनको गो थ्रू किया ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए इनके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ठीक। इनको गो थ्रू किया है। अदरवाइज ये इस तरह डायरेक्ट लेक्चर में आसानी से समझ में कभी भी नहीं आते, आपको थोड़ा बहुत इन पे खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जो हमारा वो था, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग थे, वो हमने काफी हद तक कवर कर लिए थे, और उनका हमने एक दो सवाल देखे थे, वो भी आ रहे थे। तो अब जो अगला जो स्टेज है वो क्या है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो क्या है, गवर्नेंस ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब उसके लिए कानून वगैरह बनाना, सिस्टम को पूरा चलाना। ensuring that teaching and administrative functions operate effectively to support students learning and development, मतलब ऐसे तमाम चीजें को प्रमोट किया जाएगा और किया जाएगा जिससे स्टूडेंट्स के सीखने के अमल को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। ठीक है। तो इसके जो मैनेजमेंट के जो फोर फंडामेंटल्स है, वो किसी, मतलब जो कहते हैं कि भाई किसी भी मैनेजमेंट के चार स्टेप्स या चार स्टेजेस या चार चीजें क्या हो सकती हैं। जैसे हमारे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, तो हमारे क्या होता है, ये फोर फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है। तो इस पे सबसे पहले जो आ जाता है प्लानिंग। ठीक ठीक है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग गोल्स एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। कि भाई हमेशा कोई लीडर आता है, हेडमास्टर आता है, या डीओ होते हैं, जितने भी सेक्रेटरी वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, एनुअल या 5 साल एक प्लान बनाते हैं। एक तो एनुअल होता है, एक 5 साल प्लान होता है। वो बनाते हैं कि भाई हम इन 5 सालों में या इस साल में ये चीजें इस टाइम पे करेंगे, और किस तरह करेंगे। ठीक है। तो ये अगर सिंपल मिसाल दे दे, तो एक प्लानिंग ये हो सकता है कि भाई टीचर कहते हैं कि भाई हम इस साल में 4 एग्जाम लेंगे, तो उसके लिए कब कब लेंगे, तो वो उसके लिए फिर पूरा प्लानिंग होता है कि भाई
कोर्स के इतने हिस्से होंगे, इतने चैप्टर्स हो जाएंगे तो फिर हम ये वाला एग्जाम होगा, इतने चैप्टर्स होंगे तो ये एग्जाम होगा। और इस एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी वो सारों का क्या बनाना, प्लान बनाना, ठीक है, स्ट्रेटजीज वगैरह बनाना। फिर क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, डिटरमाइनिंग हाउ रिसोर्सेज कैन बी बेस्ट एलोकेटेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो अब ये भी गोल्स बन गया, प्लान बन गया, सारा कुछ बन गया। अब उस चीज को करने के लिए एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन करना, ठीक है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना कि अगर ये चीजें हमें हर हाल में करवानी है तो हम क्या क्या कर सकते हैं भाई। आया स्टूडेंट से कलेक्शन करनी पड़ेगी, एक चीज, आया हमें कहीं से फंड मिल जाएगा उस पर ही एग्जाम हो सकते हैं, दो चीज। और अगर टीचर्स किसी वजह से वो हो रहे हैं, किसी वजह से क्लासेस कुछ मिस हुए हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, आया एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी या नहीं लगेंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई टीचर्स नहीं आ रहे किसी वजह से, तो उनकी क्लासेस तो लेट हो रही हैं, तो उनकी जगह कौन क्लासेस ले रहा है। तो ये सारी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। डिटरमाइनिंग हाउ रिसोर्सेज, क्योंकि इंसान भी एक रिसोर्स है, टीचर भी एक रिसोर्स है, उसी टेबल कलम मार्कर ये सब क्या है, रिसोर्सेज है। पानी क्या है, रिसोर्स है। ये सारों को सही से मेंटेन करना यहाँ पे। अगर इसमें से आप खुद देख लें कि सारी चीजें मौजूद हो, टीचर भी टाइम पे आ रहे हो, स्कूल कापियां भी टाइम पे कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन पीने का सिर्फ एक पानी है वो आपके स्कूल में खराब मौजूद हो, तो क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन गलत होने की वजह से ये सारा जो आपका प्लानिंग पार्ट है उस पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि हो सकता है बच्चों या टीचरों की तबीयत खराब हो जाए, तो सारे एक दो हफ्ते के लिए क्या हो जाएंगे, हॉस्पिटल में पड़े होंगे। ठीक है, समझ आ रही है। हाँ सर। जी हाँ सर। उसके बाद जो तीसरा जो है वो लीडिंग है, कि मतलब मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग स्टाफ टू फुलफिल द स्कूल्स विजन। मतलब अब यहाँ पे ये जो प्लान बनाया गया है या एक विजन बनाया गया है कि स्कूल का मकसद क्या है, उसके लिए क्या करना, मोटिवेट करना। मोटिवेट बहुत सी चीजों से कर सकते हैं भाई, कभी कभी लेक्चर दे दिया, कभी थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, कभी थोड़ा सा मतलब हंस वो कर लिए। उसके बाद गाइड करना, मतलब अकेले में बैठ के उसको समझाना कि भाई ये आपसे कोर्स कवर नहीं हो रहा है, इस तरह कवर करो। ये बच्चे आपसे इस तरह मतलब नहीं हो रहे, डील नहीं हो रहे, तो इस तरह डील करो। तो वो लीडिंग का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, कंट्रोलिंग। ये कंट्रोल भी रखना है, ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, मेकिंग एडजस्टमेंट्स वेयर नेसेसरी। अब यहाँ पे जो है टीचर है, सॉरी हेडमास्टर है या डीओ है या जो भी है, वो क्या करता है, कंटिन्यूस प्रोग्रेस का ट्रैक रखता है, मतलब हफ्ते का, दिन का, ठीक है, हफ्तों का। खास तौर पर आपने देखा होगा कि टीचर देखता है कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। और वो वीकली बच्चों की कॉपीज वगैरह भी चेक करते हैं हेडमास्टर या डीओ वगैरह आके। तो ये सारा क्या है, कंट्रोलिंग में आ जाएगा कि भाई चीजें हो रही या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो कभी बातों से मतलब उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हो रही तो क्या वजह है, उस वजह की तरफ जाने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये फोर चीजें हैं, इसी के ही बेसिस पे पूरा मैनेजमेंट चल रहा होता है। हर डिपार्टमेंट का, मतलब कहीं कोई भी डिपार्टमेंट है उसके ये फोर फंडामेंटल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोल है। तो यही चीज, चार चीजें होती है। समझ आ गई। यस। उसके बाद फिर क्योंकि हमारे ये हेडमास्टर के पोस्ट हैं, और हेडमास्टर हो गए, डीओ हो गए, ये सारे क्या है, ये लीडरशिप पोजीशंस है। इनको हम कहते हैं लीडरशिप पोजीशन, क्योंकि ये लीड कर। तो लीडरशिप पोजीशंस के लिए ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि लीडरशिप स्टाइल्स क्या है, ठीक है। तो इसमें एक जो होता है वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है। ऑटोक्रेटिक या जिसको अथॉरिटेरियन लीडरशिप बोलते हैं, लीडरशिप विद स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जैसे हम कहते हैं अथॉरिटी वाले कि भाई कोई गुंजाइश नहीं है, आपने हर हाल में ये करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरह के भी लीडर्स होते हैं जो मतलब कहते हैं थोड़ा भी इधर उधर करने की गुंजाइश नहीं है,
100% यही करना है जिस तरह मैंने ऑर्डर दिया है। ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। उसमें ये क्या करते हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स को रिजिडली फॉलो करते हैं। ये खास तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी वाले सिस्टम होता है उसमें ये ज्यादा वो करते हैं। जैसे आप देखते हैं भाई कि ऑर्डर है, इसका रूल निकालना है, हर चीज का लेटर निकालना है, तो वो असल में सारा क्या है, एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है भाई, प्रोसीजर फॉलो करो। वो हमेशा आपने सुना होगा कभी कभी, भाई इसका प्रोसीजर ही यही है, यही फॉलो होगा ना। तो वो क्या है असल में, वो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, उसमें वो हमेशा रूल्स और प्रोसीजर्स को बहुत फॉलो करते हैं। फिर आ जाता है डेमोक्रेटिक। ये इसका अपोजिट है, ऑटोक्रेटिक का अपोजिट है डेमोक्रेटिक। उसमें ये जो लीडरशिप है उस ऑटोक्रेटिक है उसमें सख्ती होती है। डेमोक्रेटिक में वो कहता है कि चलो भाई थोड़ा बहुत उनको भी सुन लेता हूँ। encourages टीम इनपुट एंड कोलाबोरेशन इन द डिसीजंस। मतलब अ, अगर हेडमास्टर सख्त है, ऑटोक्रेट है, ठीक है, वो कहता है भाई मैंने बोल दिया बस यही करना है, ठीक है, और हर हाल में करना है, कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक है तो वो कहता है अच्छा आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस मामले में। ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत उनसे भी हेल्प लेता है। फिर आ जाता है लेजर्स फेयर लीडरशिप। इसमें क्या होता है, डेलीगेट्स अथॉरिटी एंड रिलाइज ऑन टीम इंडिपेंडेंस। ये क्या करता है कि काफी चीजों के लिए टीचर्स को या अपने सब ऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे देता है कि आप अपनी मर्जी से ये कुछ चीजें कर ले। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर बहुत छोटे लेवल पे देखा जाए तो गार्ड जो होता है वो बार बार आके ये नहीं पूछता हेडमास्टर से कि सर गेट खोलूं या नहीं खोलूं। ठीक है। तो उसको आज़ादी होती है कि भाई वो थोड़ा बहुत ये फैसला ले सके कि भाई मैंने किसके लिए गेट खोलना है, किसके लिए गेट नहीं खोलना। तो वो डेलीगेट अथॉरिटी, मतलब वो खुद ही फैसला लेता है। ठीक है। और इसी तरह टीचर्स जो है वो इस चीज पे फैसला लेना कि भाई वो पेपर कहाँ बनाते हैं, ठीक है, घर पे जाके बनाए या यहाँ बनाए, पेपर कहाँ चेक करे, घर में चेक करे, कहाँ चेक करे। ठीक है। इसी तरह जो टीचर है वो कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है। मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, अपनी मर्जी है। किसी जो लेसन प्लान है वो उसके मोबाइल में पड़ा हुआ है, कॉपी में पड़ा हुआ है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है। कॉपी चेक कब करता है वो उसकी मर्जी है। तो इस तरह की चीजें जो अथॉरिटी है वो उसको थोड़ा बहुत है। सही है। उसके बाद वो है पेस सेटर लीडरशिप। ये क्या करते हैं, अपने लीडरशिप के थ्रू हाई स्टैंडर्ड्स और लीड्स करते हैं, मतलब खुद को एक रोल मॉडल बनाते हैं कि भाई वो खुद बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा टॉप पे रहते हैं, बहुत अच्छा सोच रखते हैं। तो उसकी वजह से वो दूसरों से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये भी मेरे लेवल का काम करे। तो काफी जगहों पे होते भी है मोटिवेट, और कहीं कहीं पे जेलस और एक पॉलिटिशियन स्टार्ट पॉलिटिकल वो स्टार्ट हो जाता है, वो मसला भी होता है। ठीक है। इसी तरह अच्छा मैंने ये नहीं कहा कि अब देखिए ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप है उसमें फिर वो टेंशन बहुत क्रिएट हो जाता है कि मतलब दोस्ताना माहौल नहीं रहता, बहुत टेंशन क्रिएट हो जाता है, गोल्स अचीव अच्छे से नहीं होते, टीचर्स जल्दी थक जाते हैं, बहुत उनको उनका सामना करना पड़ता है ये चीज। इसी तरह जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है उसमें फिर ये होता है कि अगर आपने 100 गोल्स सेट किए तो उसमें से कुछ गोल्स रह जाते हैं कि वो अचीव नहीं होते, तो उसमें फिर आपको थोड़ा बहुत वो मैनेजमेंट के इश्यूज भी आते हैं। जो ऑटोक्रेटिक है वो तो रिजिड है, उसमें मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा होता है, ठीक है, 100% अच्छा हो रहा होता है। लेकिन उसके वही नुकसान आते हैं कि भाई टीचर्स का पोटेंशियल वगैरह सही से यूज नहीं होता। और इसी तरह जो लेजेस फेयर लीडरशिप है उस वो भी बहुत अच्छा है कि मतलब काफी पॉइंट्स में टीचर्स हर बार हेडमास्टर के या डीओ के पास नहीं जाते कि मैं ये करूं वो ना करूं, ये करूं वो करूं। ठीक है। तो लेकिन इसमें एक ये मसला भी आता है कि कभी कभी ऐसा डिसीजन टीचर्स ले लेते हैं जो अच्छा नहीं होता इन द अचीवमेंट ऑफ गोल्स इन द सिस्टम ऑफ स्कूल। तो ये फिर कुछ मसाइल्स भी हैं, गुड पॉइंट्स भी हैं। तो ये दोनों के लिहाज से आपको सोचना है इन लीडरशिप स्टाइल्स में। ठीक है। फिर आ जाता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप।
तो ये जो है ट्रांजैक्शनल, इसका अगर सिंपल मैं आपको बता दूं, ट्रांजैक्शनल, जैसे हम क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं ना एटीएम से, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो ये क्या करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक काम इनके होते हैं कि भाई हर हाल में ये जो टास्क है ये होना है, ठीक है। ये टास्क हुआ तो फिर रिवार्ड मिलेगा, अगर टास्क नहीं हुआ तो पेनल्टीज मिलेगा। तो एक तो ये है कि ये फोकस करते हैं टास्क पे कि हर हाल में ये टास्क मुकम्मल हो। उसके साथ ही ये नामुकम्मल होने की सूरत में सजा मिलती है, और मुकम्मल होने की सूरत में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ये हर हाल में गोल्स इनको अचीव करने हैं किसी भी सूरत में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल। ये ट्रांसफॉर्म से ही निकला है कि मतलब चेंज के लिहाज से। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है। तो ये क्या करते हैं कि चाहते हैं कि उनके टीचर्स, उनके सिस्टम में चेंज आए कुछ। इसी तरह अगर इसका अपोजिट में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को देखा जाए, तो वो कहते हैं कोई चेंज नहीं आए, बस इसी को ही फॉलो करना है फुली, ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्मेशनल वाले हैं वो कहते हैं कि यार कुछ चेंज आता जाए, बिल्कुल इसी को या हार्ड एंड फास्ट फॉलो नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोचिंग लीडरशिप। ये जो कोचिंग लीडरशिप होता है ये बहुत डिमांडिंग होता है। ये क्योंकि जो बंदा होता है वो अकेला होता है, और उसके अंदर 20 40 100 बंदे काम कर रहे होते हैं, और वो कोशिश करता है कि ये सारे जो है इनमें वो क्वालिटीज आ जाए जो एक अच्छे सिस्टम में होते हैं, और वो उन पे मेहनत कर रहा होता है बार बार उन पे। कभी एक के साथ बैठ जाए, कभी दूसरे के साथ बैठ जाता है, कभी एक को मतलब वो करता है, लेक्चर्स वगैरह देता है, कभी दूसरे को लेक्चर देता है, कभी एक को ट्रेनिंग पे भेज देता है, कभी दूसरे को ट्रेनिंग पे भेज देता है। तो इसमें मेहनत बहुत चाहिए होती है कोचिंग लीडरशिप में, ठीक है। तो इसमें मेहनत बहुत चाहिए होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम है ना, उसमें ये है कि 1 साल के लिए तो अच्छा है, 2 साल के लिए अच्छा है, 3 साल के लिए अच्छा है, लेकिन आगे जाके लोग तंग होके सिस्टम को, मैनेजमेंट को छोड़ने की या तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं कि किसी तरह ये बंदा हट जाए यहाँ से, कि किसी तरह, मतलब अक्सर लोग कह भी देते हैं कि मर जाए, जान छूटे इससे। लेकिन ये जो कोचिंग वाला लीडरशिप है ये लॉन्ग टर्म होता है, कि मतलब अगर कुछ लोग इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाए और वो खुद ट्रेनिंग्स वगैरह ले, उसके बाद बातों को समझे, तो एक टाइम पे आता है कि वो भी पोटेंशियल उनमें भी आ जाता है, उनमें भी वो वाली क्वालिटीज आ जाती है। उसके बाद विजनरी लीडरशिप है, तो मोटिवेट्स विद द लॉन्ग टर्म विजन एंड शेयर गोल्स। ये मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म उनमें वही क्वालिटीज आ जाती है कोचिंग वाले में। और ये विजनरी लीडरशिप, कि वो क्या करता है, कोशिश करता है कि वो लोगों को इस चीज पे राजी करे कि भाई ये जो गोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे अगर वो था, मतलब हमारे ईदी थे, तो वो क्या, उनका जो विजन था वो क्या था भाई, लोगों की मदद करना, लोगों की फलाह के लिए काम करना। तो फिर क्या था, वो तमाम लोग जो लोगों की फलाह के लिए काम करना चाह रहे थे वो ईदी को डोनेशन देते थे, ठीक है, क्योंकि वो ईदी का विजन और उसके गोल्स को जानते थे और उसको अंडरस्टैंड करते थे, ठीक है। अब ईदी को कोई भी फंड्स नहीं देता अगर ईदी कोई और चीज के लिए काम कर रहा होता, या ईदी का काम अगर लोगों को समझ में नहीं आता, तो वो उसकी एक विजनरी लीडरशिप है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है सर्वेंट लीडरशिप। प्रायोरिटाइजेस द नीड्स ऑफ द टीम अबव ऑल एल्स, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि वो जो लीडर है वो खुद को नीचे वालों का सर्वेंट समझता है। मतलब वो कहता है कि मैं नीचे वालों का मुलाजिम हूँ, उनकी खिदमत के लिए हूँ, ठीक है ना। तो वो नीचे वालों की कोशिश करता है कि जितनी हेल्प कर सके, उनके बेटरमेंट के लिए काम कर सके, तो वो उस लिहाज से काम करता है। तो अभी आपको ये देखना है कि एक हमारे सिस्टम में कौन से ये कौन से जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो काम कर रहे हैं, एक तो ये, ठीक है। और कौन सा हमारे लिए ज्यादा सुइटेबल होगा, सही है ना, तो उनको आप फिर मजीद जस्टिफाई कर सकते हैं। एक तो ये है कि इन सारे, ये तो सिर्फ 2 3 बातें मैंने कही है, अच्छी बातें क्या है इनमें, बुरी बातें क्या है, इनके फिर मॉडल्स भी हैं, स्टेप्स भी हैं, वो आपको देखने होंगे कि इन स्टाइल्स में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, ब्यूरोक्रेटिक है तो उसमें क्या क्या चीजें, ताकि कल को कोई सवाल आए
कि भाई हमारे यहाँ कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो होता है, ठीक है, और कौन सा चाहिए हमारे सिस्टम को लीडरशिप स्टाइल। तो उस लिहाज से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक समझ आई है चीजें? हाँ सर। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अक्सर कहते हैं सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। तो उसमें जो सेंट्रलाइज्ड है उसमें आपको पता है वही वो हम जो अक्सर कहते हैं फेडरल का कानून या प्रोविंसेस का कानून। तो सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि सारी चीजें सिर्फ एक ही बंदे के फैसले के इंतजार में होना। और डिसेंट्रलाइज मतलब हर किसी को ये पावर होता है कि वो फैसले ले सके, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज्ड हो अगर चीजें, तो वो क्या हो कि भाई हम वेट करेंगे जब तक सेक्रेटरी कोई फैसला ना ले, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और डिसेंट्रलाइज्ड में भाई डीओ भी फैसला ले सकता है, हेडमास्टर फैसला ले सकता है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में कंपैरिजन भी नजर आ रहा है कि क्या है, बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो जो होता है सेंट्रलाइज्ड में वर्टिकल होता है। वर्टिकल मतलब क्या है, आपको हेडमास्टर को लिखना है, हेडमास्टर डीओ को लिखेगा, डीओ डिविजनल डायरेक्टर को लिखेगा, ये सारे क्या है, वर्टिकल है। मतलब एक आपने सीढ़ी चढ़ते हुए ही ऊपर क्या करना है, पहुंच दो, और कोई तरीका नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड में क्या है, ओपन ट्री है कि एक तो यह है कि आप डायरेक्ट सेक्रेटरी से भी बात कर सकते हैं। दूसरा आप जो वो है मतलब नीचे वाला बंदा भी काम कर सकता है। जैसे इसने खुद ही बता दिया, डिसीजन मेकिंग स्लो। वजह यह है कि जब तक बात सेक्रेटरी तक पहुंचेगी तब तक 2 महीने हो चुके होंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में कंपैरेटिवली फास्टर, क्योंकि एक ऐसा फासला है जो हेडमास्टर भी फैसला है जो हेडमास्टर भी ले सकता है, तो वो क्या करता है, फैसला ले लेता है, तो जल्दी फैसला हो गया। जैसे आजकल हम एनओसी लेते हैं, किससे, डीओ से ले लेते हैं या डिविजनल डायरेक्टर से एनओसी ले लेते हैं। पहले इंतजार करना पड़ता था कि भाई सेक्रेटरी जब एनओसी देगा तभी ये काम आगे हो सकता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप। ये भाई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होती है, ये है कि ए टू जी, मतलब हेडमास्टर टीचर से लेके हेडमास्टर, हेडमास्टर से लेके सेक्रेटरी तक सबको पता होता है कि इसने यहाँ यहाँ अप्लाई किया है, यहाँ यहाँ अप्लाई नहीं किया, ये बंदा आजकल कहाँ है, ये सब कुछ, ठीक है। उसके वो है फिर इधर जो एडवांटेज है, शेयरिंग ऑफ बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदर अगर डिसेंट्रलाइज्ड है तो डीओ पे कुछ बर्डन है, कुछ बर्डन डिविजनल डायरेक्टर पे है, अदरवाइज सारा बर्डन किस पे है, सेक्रेटरी पे। फिर ये क्या, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये क्या, लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट। ये हमेशा सिर्फ सेक्रेटरी ही कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल पर्सन्स है। ये कौन कौन मल्टीपल पर्सन्स कर सकते हैं, जिसका मैंने पहले भी जिक्र कर दिया। उस फास्ट वाले सिस्टम में मैंने मिसाल दे दी कि भाई मल्टीपल पर्सन्स है, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, रीजंस, इनएडिक्वेट कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब क्योंकि सेक्रेटरी ऊपर बैठा हुआ है और नीचे उसको पता ही नहीं है कि कौन किधर है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो सेंट्रलाइज्ड में, क्योंकि तो किसी को कोई अथॉरिटी है ही नहीं सेंट्रलाइज सिस्टम में, सेक्रेटरी को अथॉरिटी है, तो वो कंट्रोल नहीं रहता ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि हेडमास्टर भी कहता है कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं वो थोड़ी अथॉरिटी थोड़ी, मैं सेक्रेटरी थोड़ी हूँ, वो भी चीजें काफी रह जाती है। फिर कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब अथॉरिटी और जब मराहत जिसको हम बोलते हैं वो हेडमास्टर को भी मिली होंगी डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, तो वो क्या होगा, कंट्रोल होगा ऑर्गेनाइजेशन पे। कि अगर किसी को पता हो कि भाई हेडमास्टर भी स्कूल से निकाल सकता है टीचर को, जैसे निकाल सकता है वैसे, मतलब रिलीव कर सकता है उसको, तो वो क्या होगा, कंट्रोल कर सकता है उसको, ठीक है। बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहाँ पे सिस्टम बहुत छोटा हो वहां पे तो सेंट्रलाइज्ड हो सकता है, क्योंकि आप एक रूम में ही मतलब एक रूम से निकल के दूसरे रूम में जाएंगे, वहीं पे ही आपका सेक्रेटरी या बॉस बैठा हुआ है, डायरेक्टर बैठा हुआ है। लेकिन
लार्ज साइज है बहुत, जैसे हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है या पूरा पाकिस्तान है, प्रोविंस है हमारा बलूचिस्तान, तो उसमें डिसेंट्रलाइज्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि चीजें बहुत पेंडिंग में हो जाती हैं, प्रोसेस टाइम बहुत ज्यादा लेती है। अच्छा, इसी के ही बेसिस पे ये जो कुछ ये कुछ फायदे कुछ नुकसानात यहाँ पे लिखे हुए, उसके ही बेसिस पे आपको ये आजकल जो हमारे यहाँ बात की जा रही है कि भाई वो है, इसको क्या बोलते हैं, फंड्स का जो डीडीओ पावर है वो किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। ठीक है। उस इसके बेसिस पे आप उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई डीडीओ पावर किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। और इसी पे ही जो आजकल ये बात कर रहे हैं कि भाई जितने डिवीजन है उनको सूबों में कन्वर्ट किया जाए, तो वो इसी वजह से क्यों ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है कि भाई अगर जो डिविजन्स हैं वो भी सूबे बन जाएंगे तो वो मजीद डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज का ख्याल इसके बेसिस पे ये पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है कि फंड्स कौन कौन निकाल सकता है कौन कौन नहीं निकाल सकता। तो ये चीजें समझ आई है या नहीं आई? जी हाँ सर, बहुत काफी सर। ठीक है। अच्छा, इसी के ही बेसिस पे ये जो आजकल आपने सुना होगा डीए मीटिंग होगा, डीए मीटिंग होगा। ठीक है ना। तो ये इसी का ही एक एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का। ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज, ये डीईए का जो मीटिंग होता है हर हफ्ते होता है, कभी मंथली होता है, तो उसमें वो कुछ फैसले यहीं पे ही ले लेते हैं, बजाय इसके कि वो इंतजार करें कि ये पूरा फैसला जाके सेक्रेटरी ले। तो यहीं पे ही ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को छुट्टी चाहिए, किसी को वो चाहिए क्या कहते हैं, अलाउंस चाहिए, किसी को वो है, उम्रा करने जाना है, तो वो क्या करते हैं, डी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी यहाँ पे ही एक बेसिक फैसला लेता है कि आया ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तभी वो ऊपर भेजते हैं, अगर नहीं हो सकता तो यहीं पे ही उसको क्लोज कट कर देते हैं, बजाय इसके कि वही चीज 10 लोगों से गुजर के सेक्रेटरी के पास पहुंचे और वो बोले कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे पास भेजा क्यों है। ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, डीईएस बना दिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज बना दिए, ये जो ये चीजों का फैसला करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में। फिर है एक चीज है जिसमें क्योंकि एक स्कूल का माहौल बनता है, कल्चर होता है, क्लाइमेट होता है। आपने देखा होगा कुछ स्कूल्स का जो कल्चर है और क्लाइमेट है वहाँ पे ये है कि मार धाड़ ज्यादा है, टीचर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे से तंग है। तो ये सिस्टम है। और फिर कुछ इस तरह के भी स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स एक दूसरे से बहुत रिस्पेक्ट में पेश आते हैं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात भी नहीं करते और ना ही ये चाहते हैं कभी कि भाई यहाँ से कोई ट्रांसफर होके जाए या कोई और ट्रांसफर होके आए। ठीक है। और इसी तरह काफी स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, मतलब बच्चे मतलब जो प्रेजेंट अटेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है। और बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पे रिकॉर्ड में तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो स्कूल में आने वाले बच्चों की तादाद है वो बहुत कम है। तो वो क्या है, वो एक हेडमास्टर और डीओ इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह का कल्चर और क्लाइमेट बनाए स्कूल का। ठीक है। वो फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्कूल कल्चर रिफर्स टू beliefs, expectations, and behaviors shared by members of school community. ठीक है। While school climate reflects to the quality and character of school life, मतलब वहाँ पे अच्छा है सिस्टम ये नहीं। जैसे हम अक्सर मतलब ये किराए करते हैं कि भाई बच्चियां स्कूल इसलिए नहीं आती क्योंकि वो हमारे यहाँ माहौल नहीं है, क्योंकि वो स्कूल का माहौल ऐसा नहीं होता कि वो लड़कियों की तालीम वगैरह उधर अच्छे से हो सके, तो वहाँ पे कल्चर और जो क्लाइमेट है वो वहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे बोथ दीज एलिमेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग एंड टीचर परफॉर्मेंस। Strategies to develop a positive school culture and climate includes fostering inclusivity। ठीक है। कि आप टीचर्स वगैरह की रिस्पेक्ट करें, उनकी बात वगैरह सुने, उनको कुछ कभी कभी मराहत भी दे दें।
और इसी तरह स्टूडेंट्स वगैरह को भी रिस्पेक्ट करें, उनकी बात वगैरह भी सुने। ठीक है। और चीजों को में काम साथ मिल के करें, कभी भी ऑटोक्रेटिक स्टाइल में खुदा बन के ना बैठ के काम ना करें। ओपन कम्युनिकेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर, सबको पता होना चाहिए कि भाई स्कूल में क्या चल रहा है। स्टेक होल्डर्स में आपका सोसाइटी भी आता है, आपकी सोसाइटी के बड़े भी आते हैं, आपकी सोसाइटी के छोटे भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं। सबको पता होना चाहिए कि हमारे स्कूल में क्या चीज किस तरह हो रहा है। तो तभी एक रिस्पेक्टफुल, ट्रस्टेड कल्चर और सेफ क्लाइमेट बन सकता है स्कूल में। फिर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन स्कूल्स। ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक मतलब कि इस तरह के प्लान्स बनाना जो आपने स्कूल्स में करने होते हैं, ताकि स्कूल में जो बच्चों की परफॉर्मेंस है और जो कोताहियां हैं वो क्या हो सके, खत्म की जा सके। तो क्या है, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स असेसिंग द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये SWOT एनालिसिस इसको कहते हैं, वो मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अलाइंस द विजन एंड मिशन ऑफ द स्कूल विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी। मतलब स्कूल का जो गोल्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो सारे इस चीज पे हों कि उससे स्टूडेंट्स और कम्युनिटी क्या हो, डेवलप कर सके। ये ना हो कि बस ऐसे ही बगैर उसके बना दिए गए। ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, अब क्या होता है, ये हमारा आगे जो पार्ट है सिलेबस का, BPS की सिलेबस का, वहां पे भी आपको SWOT काम आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि वहां पे जब हम स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान की बात करेंगे तो वहां पे भी, तो ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ये उधर स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लानिंग का भी पार्ट है। तो अगर वहां पे कोई चीज हमारा रहता हुआ तो हम वहां पे करेंगे, अगर नहीं रहता हुआ तो इट मीन्स यही वो स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान का ही हिस्सा है। तो स्वॉट एनालिसिस क्या है? एस मतलब स्ट्रेंथ, के क्या क्या ताकतवर चीजें हैं किसी सिस्टम के, स्कूल के। वीकनेसेस, के क्या क्या कमजोरियां हैं। अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या क्या हमें मौके मौजूद है। थ्रेट्स, हमें क्या क्या खतरे हैं। तो जब भी हम किसी स्कूल की बेहतरी के लिए कोई प्लान बनाते हैं तो हम ये स्वॉट एनालिसिस जरूर करते हैं। इसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। कि हम फिर लिस्ट करते हैं, ये टेबल बनाते हैं, लिस्ट करते हैं भाई क्या क्या हमारी अच्छी चीजें हमारे सिस्टम में। थिंग्स योर कंपनी डज वेल, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं। ठीक है, एक बात आगे। उसके बाद क्वालिटीज दैट सेपरेट यू फ्रॉम योर कंपिटिटर्स, भाई कि हमारे पास सारे एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, सारों के पास अच्छी खासी डिग्रियां हैं, सारे कमीशन वाले, मिसाल के तौर। फिर क्या, इंटरनल रिसोर्सेज सच एज स्किल्ड नॉलेजेबल स्टाफ, कि भाई हमारे पास 4-5 PN भी है, सब कुछ है, स्टाफ भी कंप्लीट है, सब कुछ है। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, टेंजिबल एसेट्स सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कैपिटल, प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे यहाँ कंप्यूटर भी है, लैब भी है, सब कुछ मौजूद है, मिसाल के तौर पर। ठीक है। उसके बाद वीकनेसेस क्या है, थिंग्स योर कंपनी लैक्स, ये मिसाल के तौर पर मोटिवेशन नहीं है हमारे कंपनी में, मतलब टीचर्स में मोटिवेशन नहीं है। क्वालिफाइड भी है, कमीशन से भी आए हैं, लेकिन मोटिवेशन नहीं है। तो थिंग्स योर कंपिटिटर्स डू बेटर देन यू। ठीक है, कि भाई हमने देखा कि हमारे जो वो है, साल के तौर पर बाकी जो वो है उनको फंड्स ज्यादा मिलते हैं, हमारे पास फंड्स भी कम है। रिसोर्स लिमिटेशन, ये फंड्स में ही आ गया। अनक्लियर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, मतलब ऐसे चीजें जो हमें पता ही नहीं है कि सिस्टम कैसे उस पर काम कर रहा होगा। ये चीजें हमारी हो गई, स्ट्रेंथ आ गई, वीकनेसेस हमारे पास आ गए। फिर क्या, अपॉर्चुनिटीज, कि हम ये सारे चीजों पे, मतलब जो वीकनेसेस हैं उनको खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं। अंडर सर्व मार्केट और स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद है, या मिसाल के तौर पर अपॉर्चुनिटीज में हम देखते हैं हमारे पास फंड्स इतने हैं कि हम टीचर्स को अगर थोड़े से कभी कभी अलाउंसेस दे दें तो वो मोटिवेट हो जाएंगे किसी काम को करने के लिए। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। फ्यू कंपिटिटर्स इन योर एरिया, ये भी अच्छा है कि भाई हमारे साथ कोई कंपिटिटर्स ही नहीं है। इमर्जिंग नीड्स फॉर योर प्रोडक्ट्स, या ये भी हम देख सकते हैं कि भाई हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत सपोर्ट करता है। अगर टीचर्स कम भी हैं, मिसाल के तौर पर वीकनेस में हम लिख देते हैं कि टीचर्स कम है, तो हम देखते हैं कि हमारे स्कूल के इर्द गिर्द जो गांव है या सिटी है उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आके पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी। फिर
एक थ्रेट क्या हो सकता है। ये असल में यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं ये एक कंपनी के लिहाज से लिखी हुई है, इसलिए इसमें कुछ ऐसी चीजें जो स्कूल से शायद रिलेट ना कर, जैसे इमर्जिंग कंपिटिटर्स वगैरह ये चीजें। ठीक है, तो थ्रेट में ये हो सकता है कि भाई, हो सकता है कि कैसे मतलब अगर मैंने ये फैसला ले ली, थ्रेट में एक हो सकता है कि आउट ऑफ फंड्स हो सकते हैं हम। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक थ्रेट है। ये भी थ्रेट है कि भाई ऑडिट हो जाए, ये सारी चीजें। तो हमने उसके बेसिस पे ये सारे, हमने इस तरह वीकनेसेस में से कोई एक चीज उठा के हमने क्या करना है, या कोई चीज कम है ऑलरेडी, उसके लिहाज से हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज, हमारे अपने ताकत और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज मौके मौजूद हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए वीकनेसेस को वो करते हैं, मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था ना, स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, कि भाई वीकनेस है वो खत्म होगा तभी स्कूल इम्प्रूव करेगा ना। तो हम स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को मिला के यूज करके वीकनेस कम करते हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा हम ख्याल रखते हैं कि ये जो हमारे पास लिस्ट ऑफ थ्रेट्स मौजूद हैं, जो हमारे लिए खतरे की घंटियां हैं, उनको हम हर हाल में अवॉइड करें। ऐसे नहीं कि हम ऐसा कुछ कर लें जिससे वीकनेस तो कम हो लेकिन हमारे पास थ्रेट्स भी बढ़ जाएं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जो मसला है, मिसाल के तौर पर कि भाई गर्ल्स कहते हैं कि हम खुद को सेफ फील नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे गर्ल्स स्कूल्स में मेल बंदे भी आते हैं, मेल ऑफिसर्स भी आते हैं, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, वो एक वीकनेस है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर काम करने जाएंगे तो थ्रेट भी है उसमें कि भाई आप इस फिलहाल वीकनेस पे एक दम काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि भाई क्या पर्दे का सिस्टम कर किया जा सकता है, या फिर किसी ऑफिसर से बात किया जा सकता है अल्टरनेटिवली, या उसके लिए लेटर लिखा जा सकता है या कुछ इस तरह का। लेकिन एकदम आप ये नहीं कह सकते कि भाई बस इस पे यही है कि आंदा इधर कोई नहीं आएगा मेल, तो वो एक थ्रेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत समझ आ गई स्वॉट एनालिसिस। यस सर, बहुत समझ आ रहे हैं। जी जी, तो ये है, ये आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस में ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी पार्ट होता है, और जो स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान जो उधर एक टॉपिक है सिलेबस में, तो वो भी इसी के थ्रू ही कवर होता है। तो आपको ये सारा कुछ देखना होता है। ठीक है, जी हाँ सर। आगे बहुत है लेकिन आज हमने असल में लेट स्टार्ट किया है, तो मैं अभी खत्म कर दूंगा इसको, क्योंकि वैसे भी ये दूसरा 40 मिनट भी खत्म होने वाला है। ठीक है, और ये रूम वाले भी ओके सर। सोने का कह रहे हैं। ठीक है ना, तो कल ठीक सर। कोशिश करें कि ये टाइम पे शुरू हो जाए, या कुछ टाइम सवेरे शुरू हो जाए, तो हम इसको भी कंप्लीट कर लें और अगलों को भी कंप्लीट करते हुए चले जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, कोई चले कि अगर